प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन बेज ने प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने का एक सूत्र दिया, एक नियम दिया। प्रतिलोम प्रायिकता, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। रिवर्स प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का एक सूत्र दिया, और वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सहायता से, सप्रतिबंध प्रायिकता की सहायता से प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने का एक नियम दिया, जिसे हम लोग बेज थ्योरम कहते हैं। इसी की सहायता से देखिए, प्रतिलोम प्रायिकता क्या होती है। जैसे अगर हमें घटना ए के होने पर बी की प्रायिकता दी गई, घटना ए के होने पर बी की प्रायिकता दी गई हो, या कहें बी के होने पर ए की प्रायिकता दी गई हो, सपोज करो कि एक्स, और पूछा जाए कि घटना ए के होने पर बी की प्रायिकता क्या, यही है रिवर्स प्रतिलोम प्रायिकता। घटना बी के घटित हो चुकने पर घटना ए की प्रायिकता हमें ज्ञात है, और ए के घटित होने पर बी की प्रायिकता चाहिए। यहाँ ए की प्रायिकता दी गई, बी हो चुकी है, बी की प्रायिकता चाहिए, जबकि ए, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स। तो ऐसा नहीं है कि इसका x है तो इसका 1/x हो जाएगा, या उसका x है तो इसका 1 x हो जाएगा। यही रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैसे ज्ञात करेंगे, इसी के लिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का विस्तार करके जॉन बेज ने एक नियम दिया, जिसे हम लोग बेज प्रमेय के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास दो थैले हैं, थैला फर्स्ट है और थैला सेकंड है। आपकी बुक में उदाहरण दिया गया है। तो फर्स्ट वाले थैले में 2 सफेद और 3 लाल गेंदें हैं, और दूसरे थैले में 4 सफेद और 5 लाल गेंदें हैं। अब अगर हमें ये दिया हुआ हो कि लाल गेंद निकाला गया, पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता चाहिए, जबकि वो पहले थैले से निकाला गया। पहला थैला निकालने की घटना हो चुकी है, और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ये दिया गया है। ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते। पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/5। और अगर ये पूछा जाए कि हम दोनों थैलों में से किसी एक थैले से लाल गेंद निकाले, तो उसके दूसरे थैले से निकलने की प्रायिकता जाए, या उसके पहले थैले से निकलने की प्रायिकता जाए। तो अब ये चाहिए कि दूसरे थैले से वो गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि ये पता है कि जो गेंद निकली है वो लाल रंग की। पहले थैले से लाल रंग के गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल सकते हैं, या हम कहें दूसरे थैले से भी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात, या पहले थैले से व्हाइट गेंद निकालने की, ये पता है हमें, ये कर सकते हैं, ये ज्ञात है। और अगर हमने निकाला किसी एक गेंद को, पता चला कि वो सफेद है, सफेद गेंद है, ये ज्ञात है, तो बताओ वो पहले थैले से निकली थी कि दूसरे से, ये प्रायिकता पहले थैले से निकलने की प्रायिकता, जबकि वह गेंद लाल निकली। दूसरे थैले से निकलने की प्रायिकता, जबकि वह गेंद लाल निकली।
पहले थैले से निकलने की प्रायिकता जबकि वह सफेद निकली है, दूसरे थैले से निकलने की, ये सब ज्ञात करना रिवर्स प्रोबेबिलिटी में आता है। तो वेग प्रमेय को जानने के लिए, रिवर्स प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए दो और बातें आपको जाननी पड़ेगी। जैसे पहले जानना है प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। मान लीजिए कि किसी प्रतिदर्श समष्टि यश से संबंधित हमारे पास n घटना है। जैसे एक प्रतिदर्श समष्टि पासा फेंकने वाला ले लें हम, इससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। कोई एक घटना ले लें इस तरह से, एक दो, इसके जितने उपसमुच्चय हैं सब इसके लिए घटनाएं हैं। E2 मान लो ये है, E3, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे इस प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित 3 घटनाएं हैं, वैसे ही E1, E2, E3, En घटनाएं माना प्रतिदर्श समष्टि यश से संबंधित n घटनाएं E1, E2, E3 एंड सो ऑन En इस प्रकार है कि ये किसी प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित जो n घटनाएं हैं, जैसे इस यश से संबंधित 3 घटनाएं हैं, ये घटनाएं इस प्रकार की हैं जो 3 शर्तों का पालन करती हैं। पहला है कि इन सारी घटनाओं का अगर यूनियन ले लेते हैं, यूनियन, तो ये प्रतिदर्श समष्टि यश के बराबर आ जाता है। जैसे इन तीनों का यूनियन ले लें तो यश ही आ जाए, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ये आएगा। दूसरी शर्त है कि कोई भी इसमें 2 युग्मित घटनाएं ले लें तो उनके बीच का इंटरसेक्शन फाई निकले, उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। EI इंटरसेक्शन EJ ये इक्वल टू 5 है। यहाँ I और J बराबर नहीं है, साथ ही साथ I और J का मान 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे n तक हो सकता है। I और J बराबर नहीं है, EI इंटरसेक्शन EJ, इसका मतलब ये है कि E1 का E1 से इंटरसेक्शन नहीं लेना, E2 का E2 से नहीं लेना, भिन्न होना चाहिए। ये I और J इक्वल नहीं है, ये 1 हो जाए तो ये 2 हो जाए, या 3 हो जाए, 4 हो जाए, I और J सेम नहीं होना चाहिए। जब I और J, ये है I1 और J है 3, जब I और J सेम ना हो तो इनके बीच कुछ कॉमन ना निकले, नहीं तो E1 का E1 से तो कॉमन हो ही जाएगा, E2 का E2 से तो कॉमन हो ही जाएगा। E1 ले तो इसके इतर कुछ और ले ले तो उन दोनों घटनाओं में कुछ इंटरसेक्शन नहीं मिलना चाहिए। E2 का E2 से छोड़कर E1, E3, E4, E5 और किसी के साथ में हम इंटरसेक्शन ले तो 5 निकले। ऐसे E3 का अगर हम इंटरसेक्शन ले, E3 को छोड़कर बाकी सबके साथ
E3 का इंटरसेक्शन ना मिले, फाई आए, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ये दूसरी घटना हो गई, दूसरी शर्त हो गई, दूसरी शर्त हो गई। और तीसरी है कि इनमें से किसी भी घटना की प्रायिकता निकाली जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI या प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ, ये हमेशा शून्य से अधिक होना चाहिए, शून्य ना आए, शून्येतर होना चाहिए। यहाँ I फिर से वही है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें से हर एक घटना की प्रायिकता शून्येतर होना चाहिए। तो अगर यश से संबंधित ये सारी घटनाएं E1 E2 E3 En इस प्रकार की हैं कि तीनों शर्तों का पालन करती हैं, तो E1 E2 E3 ये सब En यश के विभाजन कहलाते हैं, यश के विभाजन। कोई प्रतिदर्श समष्टि यश है, उसके हमने पार्टीशन कर दिए, कई भागों में उसे बांट दिया, लेकिन ऐसे ही कई भागों में बांट देने को ही पार्टीशन नहीं कहा जाए। जो उसके भाग हैं वो विभाजन नहीं होंगे, वो तभी कहे जाएंगे बांटे हुए भाग विभाजन जब इन तीन शर्तों का पालन करते हैं। तो ये हो गया एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। दूसरी चीज जो वेद प्रमेय को समझने से पूर्व आपको समझना है वो है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये देखिए क्या होता है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। मान लेते हैं कि E1 E2 E3 एंड सो ऑन En, E1 E2 E3 एंड सो ऑन En प्रतिदर्श समष्टि यश के विभाजन है। देखिए अब अगर हमने लिख दिया कि प्रतिदर्श समष्टि यश के ये सारी घटनाएं विभाजन हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये E1 E2 E3 एंड सो ऑन En ये सारी n घटनाएं उन तीन शर्तों का पालन कर लेंगी। संक्षेप में लिख दिया कि विभाजन। ये सब पहले किताबों में लिखा होता था कि ये E1 E2 E3 एंड सो ऑन En प्रतिदर्श समष्टि यश के विभाग समुच्चय, तो चाहे कहो विभाजन है चाहे कहो कि विभाग समुच्चय। साथ ही साथ ए तथा ए प्रतिदर्श समष्टि यश से संबंधित कोई अन्य घटना E1 E2 E3 एंड सो ऑन En तो यश से संबंधित घटनाएं हैं ही, और ए प्रतिदर्श समष्टि यश से संबंधित कोई अन्य घटना है। तो जो ये अन्य घटना है, इस घटना की प्रायिकता ए की प्रायिकता लिखी जा सकती है घटना E1 की प्रायिकता गुणे ए की प्रायिकता, जबकि E1 घटित हो चुकी है, धन घटना E2 की प्रायिकता गुणे
ए की प्रायिकता जबकि E2 घटित हो चुकी है, E3 की प्रायिकता गुणे ए की प्रायिकता जबकि E3 घटित हो चुकी है, एंड सो ऑन। ऐसे जितनी घटनाएं हैं, n घटनाएं हैं, तो एंड सो ऑन घटना En की प्रायिकता गुणे घटना ए की प्रायिकता जबकि En घटना घटित हो चुकी है। यह है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। अन्य घटना की प्रायिकता इस तरह से लिखी जा सकती है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ उपपत्ति कैसे ये इसके बराबर आएगा। तो मान लीजिए, मानना क्या है, ये दिया गया है क्योंकि E1, E2, E3 एंड सो ऑन En प्रतिदर्श समष्टि यश के विभाजन है। अब इतना दे देने पर कि ये सारी घटनाएं यश के विभाजन हैं, तीन शर्तें अपने आप मिल जाती। उन तीनों शर्तों का ये पालन की होंगी घटनाएं, तभी हैं ये उसके विभाजन। तो उसमें से एक घटना ये है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 एंड सो ऑन यूनियन En ये बराबर होगा यस। और दूसरी शर्त क्या होगी कि EI इंटरसेक्शन EJ ये फाई होना चाहिए। कब? जब I और J सेम ना हो, I और J भिन्न भिन्न हो, तो EI इंटरसेक्शन EJ फाई होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि इसमें से किसी भी घटना की प्रायिकता, चाहे E1 की, चाहे E2 की, चाहे E3 की, कोई भी ली जाए तो उसकी प्रायिकता शून्य नहीं होनी चाहिए, प्रायिकताएं शून्येतर होनी चाहिए। ये EI इंटरसेक्शन EJ हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है। ये कब है? जब I नॉट इक्वल टू J है। साथ ही साथ I और J दोनों का मान 1, 2, 3 से लेकर n तक हो सकता है। तो अब देखिए, अगर हम लोग इसी बात को इस तरह से लिखें, घटना A की प्रायिकता चाहिए, तो A बराबर लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन यस। A और यस का इंटरसेक्शन लेंगे तो A ही आए। ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि है। जितनी घटनाएं होती हैं सब प्रतिदर्श समष्टि की उपसमुच्चय होती। तो ये कोई प्रतिदर्श समष्टि है यस। और इसमें इसी से संबंधित एक घटना है A। तो ये A और यस का कॉमन पार्ट, A और यस में जो हिस्सा कॉमन हो, जो हुआ भाग A में भी हो यस में, ये A आ जाए। तो ये A इंटरसेक्शन यस निकालेंगे तो ये A ही आएगा। अब इसे हम लोग यस के स्थान पर समीकरण 1 से इतना लिख सकते हैं। तो ये हो गया A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन एंड सो ऑन En। अब ये विकर्ण नियम का पालन हो जाएगा। देखिए, इससे संबंधित जो और घटनाएं हैं वो कैसे है। इसके मान लीजिए कि हम n भाग ना करें, इसके n विभाजन है, तो n ना करें, हम लोग ऐसे ही केवल 5 कर दें। एक ये हो गया E1, एक दूसरा ले लेते हैं यहाँ E2, एक तीसरा इसका विभाजन कर देते हैं प्रतिदर्श समष्टि यस का, ये हो गया E3, एक यहाँ कर दे, ये हो गया E4। और ये जो यस का बीच का पार्ट है, ये इस तरह की जो आइडिया दिख रही है,
ये सारा पार्ट है इथाइल। तो ये देखिए, ये इस प्रकार के सारे भाग हैं। यस के ऐसे विभाजन हैं, 5 विभाजन हैं, E1, E2, E3, E4, E5। तो ये जो विभाजन है यस के, वो तीनों शर्तों का पालन कर रहे हैं। E1 और E2 में कुछ कॉमन देखेंगे नहीं मिलेगा। E1 का पार्ट ये है ऐसे, और E2 का ये। अभी ऐसे अगर हम यहाँ मिला दे रहे तब E1 इंटरसेक्शन E2 फाई नहीं जाएगा, तब ये इतना हिस्सा कॉमन हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसे भाग चुनने हैं इस के, ऐसी घटनाएं लेनी है जिनमें किन्हीं दो में कॉमन ना मिले। E1 E2 में कुछ कॉमन नहीं, E2 E3 में, E2 E4, E1 E4, तो ये सब ऐसे ही हैं इसी तरह से। तो अब अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन यूनियन, इसको सरल करेंगे और तो ये विकर्ण नियम का पालन करेगा। ये ए इंटरसेक्शन E1 के साथ भी जाएगा, ए इंटरसेक्शन E2 के साथ भी जाएगा, ए इंटरसेक्शन E3 के भी साथ जाएगा, ए इंटरसेक्शन E1, फिर ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन E3, ए इंटरसेक्शन E4, ए इंटरसेक्शन EN, और इनके बीच में यूनियन का चिन्ह है, ये यूनियन ऐसे इस तरह। तो अब अगर हम लोग दोनों पक्षों की प्रोबेबिलिटी लें, तो चूंकि ये E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन, ये सब डिसजॉइंट सेट हैं, असंयुक्त हैं, तो जो A1 इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2, A इंटरसेक्शन E3, ये सब भी असंयुक्त होंगे। ये सब भी असंयुक्त। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये पहले से दिया गया है कि E1 E2 E3 एंड सो ऑन EN असंयुक्त है। असंयुक्त है का अर्थ हो गया कि इनमें से कोई भी दो ले लें, E1 का E2 से, E1 का E3 से, E1 का E4 से, या E2 का E1 से, E2 का E3, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं मिलता। यहाँ ऐसा लिया भी गया है कि इन्हीं दो में कोई कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन E1 लें और ए इंटरसेक्शन E2 लें, देखिए ए इंटरसेक्शन E1 वह भाग जो ए में भी हो और E1 में भी हो, ये हो गया ए इंटरसेक्शन E1। और अगर ए इंटरसेक्शन E2 करें तो ये हो गया। अब ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E2 ये अलग अलग है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। इसी तरह से ये पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन E3, तो ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E3 में भी कोई कॉमन नहीं। तो चूंकि E1 E2 E3 EN असंयुक्त है, इसलिए ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2 ए इंटरसेक्शन E3 ये सब भी असंयुक्त होंगे, भी असंयुक्त होंगे। इनमें भी कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं। अगर ये भी असंयुक्त हैं तो इनकी अगर हम लोग प्रायिकता ज्ञात करेंगे, इसकी प्रायिकता अगर लिखें हम, तो इसकी प्रायिकता बराबर हो जाएगा इसकी प्रायिकता के, लिख सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। असंयुक्त है इसलिए अब यहां ऊपर लिख देते हैं। तो घटना ए की प्रायिकता बराबर हो जाएगी इसकी प्रायिकता, दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी लेगी। या आप ऐसे समझिए कि एक कोई ये सेट है, यह सेट इतने बड़े सेट के बराबर है, तो इसके भीतर अवयवों की संख्या इसके भीतर अवयवों की संख्या के बराबर होगी, और दोनों ओर हम लोग प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या से भाग देते। तो इधर के अवयवों की संख्या, घटना में अवयवों की संख्या में प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या से भाग दे दे,
तो वो उसकी प्रायिकता हो जाएगी नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, ये इस घटना की प्रायिकता हो जाएगी। 11 में आप पढ़ चुके। तो अगर ये सेट इसके बराबर है, इसके भीतर अवयवों की संख्या इतने पूरे में अवयवों की संख्या के बराबर हो, इसलिए इसकी प्रायिकता इतने की प्रायिकता के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 यूनियन ए इंटरसेक्शन E4 यूनियन ए इंटरसेक्शन EN। अब देखिए, हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं पीछे यूनियन वाला, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर ए और बी दोनों ऐसे हैं कि असंयुक्त है, डिसजॉइंट है, इनमें कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है, तो ये प्रायिकता शून्य हो जाती है। तो ए और बी के डिसजॉइंट होने पर इनके यूनियन की प्रायिकता केवल इनके अलग अलग प्रायिकताओं के योग के बराबर होगी। सेम वैसे यहाँ है, ये 2 के लिए लिखा है, ए और बी का यूनियन है, ये कई के लिए लिखा, एक फिर दूसरा का यूनियन, यहाँ यूनियन तीसरा है, पहला यूनियन दूसरा यूनियन तीसरा यूनियन ऐसे, पहला यूनियन दूसरा यूनियन तीसरा यूनियन चौथा यूनियन पांचवा। तो ये जो प्रायिकता होगी ये इनकी अलग अलग प्रायिकताओं के योग के बराबर होगी। जैसे 2 के लिए है ए की प्रायिकता धन बी की, ऐसे सब हो। तो ए इंटरसेक्शन E1 की प्रायिकता प्लस ए इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता प्लस ए इंटरसेक्शन E3 की प्रायिकता एंड सो ऑन। ये लास्ट में हो जाएगा ए इंटरसेक्शन EN की प्रायिकता। या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम। अब इसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सहायता से लिख सकते हैं। आपने सीखा है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ प्रायिकता के गुणन नियम से ये बराबर लिख सकते हैं पी इंटू पी एफ अपान ई, या पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, अगर पी एफ लिख देते हैं तो ये होगा पी ई बटा एफ। यहां से अगर उस आधार पर हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, जैसे ई और एफ के लिए लिखते हैं, तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा इसमें से E1 घटना की प्रायिकता गुणे घटना ए की प्रायिकता जबकि E1 घटित हो चुकी है, फिर E2 की प्रायिकता गुणे ए की प्रायिकता जबकि E2 घटित हो चुकी है, ऐसे घटना E3 की प्रायिकता फिर ए की प्रायिकता जबकि E3 घटित हो चुकी है, एंड सो ऑन। लास्ट में होगा PEN इंटू PA अपान PN। इस तरह से यही संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है। यही है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू सिग्मा PEJ इंटू PA अपान EJ। देखिए यहाँ EJ लिखिए चाहे EI लिखिए, I लिखते हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा I हमारा कैसे बदल रहा है 1 से लेकर के n तक, या J लिखते हो यहाँ तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि J का मान 1 से लेकर के n तक बदलेगा। तो ये है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। इसी तरह से अब हम लोग बेज प्रमेय देखेंगे। बेज प्रमेय, अब आ जाइए देखिए बेज प्रमेय। प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने के लिए ये बेज प्रमेय होता है।
वेद प्रमेय है कि यदि E1, E2, E3 एंड सो ऑन En प्रतिदर्श समष्टि यश से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि यश से संबंधित विभाजन तो अगर ये विभाजन है तो इसका अर्थ ये हो गया, अर्थात तीन शर्तें मिल गई अगर ये है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन En, ये बराबर होगा यस E1 E2 E3 एंड सो ऑन En युग्मतः असंयुक्त है तथा इनकी प्रायिकताएं शून्येतर हैं। ये आरिक्त घटनाएं E1 E2 E3 एंड सो ऑन En आरिक्त, इनकी प्रायिकताएं शून्येतर है, इनकी प्रायिकता शून्य नहीं आती, बाकी चाहे। तो अगर इस तरह की ये घटनाएं हैं तो ए कोई और ए कोई अन्य घटना उसी यश से संबंधित कोई अन्य घटना है जिसकी प्रायिकता शून्येतर है, तो अब ये इनमें से कोई एक घटना ले लें E1 E2 E3 एंड सो ऑन चाहे, तो इनमें से जैसे मान लो इसमें से लिखते हैं तो E1 घटना की प्रायिकता जबकि A घटित हो चुकी है, ये बराबर होगा घटना E1 की प्रायिकता गुणे A की प्रायिकता जबकि E1 घटित हो चुकी बटे E1 की प्रायिकता जबकि A घटित हो चुकी है, E1 की प्रायिकता गुणे A की प्रायिकता जबकि E1 घटित हो चुकी, फिर E2 की प्रायिकता जब A की प्रायिकता जब E2 घटित हो चुकी। ऐसे 5 घटनाएं हैं तो सब ली जाएंगी PE3 गुणे PA अपान E3 प्लस PE4 गुणे PA अपान E4, ऐसे करके। या कोई भी घटना हम ले लें, E2 की घटना की प्रायिकता निकालना चाहे जबकि A घटित हो चुकी है, यहाँ होगा PE2 गुणे PA अपान E2, लेकिन अपान में सब रहेगा, 5 घटनाएं हैं इससे संबंधित E1 E2 E3 E4 E5, तो अपान में सब आएगा PE1 गुणे PA अपान E1 प्लस PE2 गुणे PA अपान E2 प्लस PE3 गुणे PA अपान E3, ऐसे पांचों आए। किसी भी घटना की प्रायिकता जबकि A घटित हो चुकी है इस तरह से लिखी जा सकती है। देखिए ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। हम E2 की प्रायिकता तब ज्ञात कर रहे हैं जबकि A घटित हो चुकी है, और हमारे पास ज्ञात क्या है, किसके हेल्प से निकाल रहे हैं, A की प्रायिकता जबकि E2 घटित हो चुकी है। ये दिया है A की प्रायिकता E2 घटित हो चुकी, यहाँ निकालने चल रहे हैं E2 की प्रायिकता जबकि A घटित हो चुकी। ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ये पता है, ये ज्ञात कर ले। तो यहाँ देखिए इनमें से किसी भी घटना की प्रायिकता, यहाँ हमने 5 बार लिया था, 5 घटनाएं ली थी E1 E2, यहाँ n घटनाएं लिए हैं E1 E2 E3 एंड सो ऑन En। तो इनमें से किसी घटना की E1 के होने की, E2 के होने की, E3 के होने की, तो इसको हम लोग संक्षेप में लिखते हैं कि यहाँ कोई भी लिया जा सकता है। तो सपोज करो EI कर दिया, घटना EI की प्रायिकता जबकि A घटित हो चुकी है बराबर होगा घटना EI की प्रायिकता गुणे
घटना ए की प्रायिकता जबकि ई आई घटित हो चुकी है बटे में सब होगा। तो सब ऐसे जो प्लस होगा पी E1 गुणे पी ए अपान E1 धन पी E2 गुणे पी ए अपान E2, ऐसे इसको हम लोग साइड में प्लस वाले हिस्से को सिग्मा लगा के लिखें। और चाहे आई का हिस्सा करें चाहे जे बना दें, जे इक्वल टू 1 to n पी ई जे इंटू पी ए अपान ई जे। यहाँ एक बार हम लोगों को जे की जगह 1 लिखना है, प्लस लगा के जे की जगह 2 लिखना है, फिर प्लस लगा के जे की जगह 3 लिखना है, ऐसे n तक करना है। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग, प्रूफ इसका देखिए, इसी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के सहायता से सिद्ध करेंगे। इसे अगर हम लोग सप्रतिबंध प्रायिकता की सहायता से लिखें, पी ई आई बटा ए बराबर होगा पी ई आई इंटरसेक्शन ए, चाहे ए इंटरसेक्शन ई आई, लेकिन अपान में पी ए ही रहेगा। अब ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये पी ई आई इंटू पी ए अपान ई आई, ये पढ़े हैं आप। और ये ए की जो प्रायिकता होगी अभी संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से लिखा गया, इस ए की प्रायिकता बराबर हो जाएगा पी E1 गुणे पी ए अपान E1 प्लस पी E2 गुणे पी ए अपान E2 प्लस पी E3 गुणे पी ए अपान E3। तो इसको साइड में हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा पी ई जे गुणे पी ए अपान ई जे इक्वल टू 1 to n। यही पी ए की वैल्यू संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से लिखना है, और फिर उस संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से जो पी ए की वैल्यू है उसको सिग्मा के बेस पर लिख देना है। बस पहले पी ए के स्थान पर ये आए। ऐसे पी E3 गुणे पी ए अपान E3, पी E4 गुणे पी E4 गुणे पी ए अपान E4 एंड सो ऑन। बस ये प्रूव हो गया, ऐसे 2 ही लाइन में प्रूव हो। तो ये है बेस प्रमेय। अब देखिए बेस प्रमेय का एक हम लोग सवाल हल कर लेते हैं। देखिए जहाँ कहीं भी किसी प्रश्न में 2 घटनाएं या 2 से अधिक घटनाओं की चर्चा होगी, हमें बेस प्रमेय के बारे में जरूर सोचना है। और दूसरी चीज कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी बनता होगा जिस सवाल में, वहां बेस प्रमेय लगेगा। पहले थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता पता हो और पूछा जाए कि लाल गेंद निकला है तो उसके पहले थैले से निकलने की प्रायिकता बताओ, हो गया रिवर्स प्रोबेबिलिटी उल्टा। कहा जाए कि किसी बच्चे ने परीक्षा दी, वो फिजिक्स में प्रथम श्रेणी है और केमिस्ट्री में भी प्रथम श्रेणी होने की प्रायिकता दी गई है, जबकि वह फिजिक्स में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है, ये दिया है। और इसका उल्टा पूछा जाए कि फिजिक्स में प्रथम श्रेणी होने की प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि केमिस्ट्री में प्रथम श्रेणी की प्रायिकता दी गई है, तो उल्टा पूछा जाएगा इसमें। तो ये पहचान है इसकी। जैसे 13.3 का दूसरा सवाल है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, एक दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें, इसमें 4 रेड और 4 ब्लैक, और दूसरे थैले में 2 रेड और 6 ब्लैक। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छया चुना जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई?
तो इसमें हमें घटनाएं मानना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना पहले थैले से गेंद निकालने की घटना, पहले थैले से गेंद निकालने की घटना E1 दूसरे थैले से गेंद निकालने की घटना, दूसरे थैले से गेंद निकालने की घटना E2 तथा गेंद के लाल रंग, एक और घटना है, दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। तो एक मान लेते हैं कि लाल रंग की गेंद के लाल रंग के होने की घटना ए है। जो अदर टाइप की रहती है उसे ए ले लेते हैं। जो एक तरह की घटना है E1, E2, E3 इस तरह से लेते हैं। तो थैला थैला की बात थी E1, E2 और कलर की बात आ गई तो घटना ए। अन्य घटना अन्य तरह की रहेगी। तो देखिए, अगर घटना E1 की प्रायिकता निकालना चाहें हम तो ये होगी 1/2। दो थैला है, पहले थैले से गेंद निकालना हो, माने दो थैलों में से एक चुनना है। तो दो थैलों से एक गेंद चुनने के लिए प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसी तरह दूसरे थैले से गेंद निकलने की घटना की प्रायिकता भी होगी 1/2। और ये हमें दिया है कि लाल रंग की गेंद है जबकि पहले थैले से निकाली गई है। लाल रंग के गेंद निकलने की प्रायिकता जबकि पहले थैले से निकाली गई है। घटना E1 हो चुकी है, पहला थैला निकालने का हो चुका, तब लाल, यानी इस पहले थैले से लाल रंग के गेंद निकालने की प्रायिकता होगी। लाल रंग की 4 है, टोटल 8 है, तो 4/8। तो लाल रंग के गेंद निकलने की प्रायिकता जबकि वो पहले थैले से निकली है, ये हो जाएगी 4/8। इसी तरह से लाल रंग के गेंद निकलने की प्रायिकता जबकि वो दूसरे थैले से निकली है, सीधा कह सकते हैं कि दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 2/8। हमको चाहिए क्या, पूछ रहा है कि जो गेंद चुना गया वो लाल है, तो पहले थैले से निकाली गई है इसकी प्रायिकता। पहले थैले से निकाले गए की प्रायिकता, पहला थैला से निकालने की घटना ही है, तो पहले थैले से निकाले गए की प्रायिकता चाहिए जबकि निकाली गई गेंद लाल है, लाल रंग का होना हो चुका है, तब पहले थैले से निकलने की प्रायिकता है। अब ये बेस पर में कहता है कि बराबर यहीं से स्टार्ट होगा, P1 इंटू PA/E1 बटे में 2 ही है खाली, तो सिग्मा वाले हिस्से को प्लस के रूप में लिखा जाए। एक होगा P1 गुणे PA/E1 प्लस P2 गुणे PA/E2। तो P1 का मान है 1/2, PA/E1 का मान है 1/2 बटे P1 फिर 1/2 P2 भी है 1/2 PA/E2 है 1/4। तो ये आ गया, ऊपर हो गया 1/4 और बटे में 1/4 धन 1/8, तो 1/4 धन 1/8 हो जाएगा 3/8। ये उलट जाएगा, 8/3 आ जाएगा 2/3।